Hello everyone, welcome you all in our online learning platform Let's Study India। आज के इस वीडियो में हम नर्व इम्पल्स के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में बात कर लिया है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में बात कर लिया है और नर्वस सिस्टम क्या होता है उसकी क्या बेसिक्स चीज़ें थी उनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम नर्व इम्पल्स के बारे में बात करेंगे कि जो इम्पल्स होती हैं, जो सिग्नल्स होती हैं, जो नर्व से ट्रांसमिट्स होती हैं वो कैसे होती हैं। ठीक, हमें ये भी पता है कि कोई भी एक मेम्ब्रेन होता है या सेल होता है तो उसमें पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। वो पोटेंशियल कैसे जनरेट हो रहा है ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब अगर हम नर्व इम्पल्स की बात करें, क्योंकि हमें नर्व इम्पल्स के बारे में पढ़ना है, तो हम नर्व इम्पल्स की बात कर रहे हैं। तो नर्व इम्पल्स क्या होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फॉर्म में जाता है, वो एक कॉम्बिनेशन होता है, एक सम होता है किसका केमिकल कंडक्शन या फिजिकल कंडक्शन दोनों का। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी सिग्नल्स आते हैं और केमिकल फॉर्म में भी सिग्नल्स होते हैं। दोनों का मिला करके जो एक इम्पल्स जो होता है वो ट्रांसफर होता है जब, तो उस पूरे को हम एक साथ में नर्व इम्पल्स कह देते हैं। जैसे नर्व इम्पल्स क्या है, इट इज द वेव ऑफ इलेक्ट्रिक डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन स्वीपिंग अलोंग द नर्व फाइबर। जो हमारा नर्व फाइबर होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक ये हमारा एक न्यूरॉन है। अब होता क्या है कि पहले ये जो डेंड्राइट्स हैं, ये जो डेंड्राइट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये डेंड्राइट सिग्नल्स को रिसीव करने के बाद ये सेल बॉडी को दे देते हैं। अब इस सेल बॉडी से, इस एक्सॉन से होता हुआ ये सिग्नल एक्सॉन टर्मिनल तक आता है। अब इस एक्सॉन से सिग्नल पास कैसे होता है, तो यहाँ पे एक इवेंट होता है रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, एक ऐसे करके डीपोलराइजेशन फिर रीपोलराइजेशन। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ग्रेडियंट डेवलप होता है। मैं पूरे नर्व फाइबर की एक साथ में बात नहीं कर रही हूँ, एक छोटे छोटे सेगमेंट्स में ये प्रोसेस होगा। जैसे कि मान लीजिए, जैसे ही ये एक्सॉन हिलॉक जो होता है यहाँ तक सिग्नल्स आए, तो यहाँ पे जो एक्सॉन है उसमें मेम्ब्रेन इंटरनली क्या होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। अंदर की तरफ निगेटिव पोटेंशियल होंगे और बाहर की तरफ पॉजिटिव होगा। अब होगा क्या कि अंदर निगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है। ठीक है, अंदर निगेटिव है और बाहर पॉजिटिव है। अब मान लीजिए ये जो एरिया है ये एक्सॉन हिलॉक वाला एरिया है। इस एक्सॉन हिलॉक से जैसे ही सिग्नल इधर आता है, ये जो अंदर निगेटिव है और बाहर पॉजिटिव है ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये पोलर कंडीशन है। पोलर कंडीशन हम कब कहते हैं, पोलर कंडीशन जब पोल्स डेवलप हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि बाहर की तरफ पॉजिटिव पोल्स डेवलप हो गए हैं और अंदर की तरफ निगेटिव पोल्स डेवलप हो गए। बाहर की तरफ पॉजिटिव पोल्स डेवलप हो गए और अंदर की तरफ निगेटिव पोल्स डेवलप हो गए। अब आप सोचो कि ये पोलर कंडीशन हो गई। कैसी कंडीशन हो गई, पोलर कंडीशन हो गई। ठीक है, अब अगर ये पोलर कंडीशन हो गई तो अब आप ये देखो कि जैसे सिग्नल यहाँ आएगा, सिग्नल ट्रांसफर कब होगा, जब ये जो पोलर कंडीशन है ये डीपोलर हो जाए। मतलब अंदर जो निगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाए और बाहर का जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाए। अब ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे होगा, ये अभी थोड़ी देर बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे पॉजिटिव निगेटिव में चेंज होगा। अभी मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि नर्व इम्पल्स ट्रैवल करते कैसे हैं। फिर क्या होगा, मान लीजिए कि इतने सेगमेंट में ये चेंज हुआ, तो इस कंडीशन को हम कह देंगे डीपोलराइजेशन।
डीपोलराइजेशन होगा तो सिग्नल्स यहाँ से यहाँ आया, फिर सिग्नल्स को आगे जाना है तो ये जो डीपोलराइजेशन हुआ था निगेटिव पॉजिटिव में चेंज हुआ था और पॉजिटिव निगेटिव में चेंज हुआ था, ये अगेन अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे। निगेटिव जहां था वहां पे निगेटिव हो जाएगा, मतलब अंदर फिर से निगेटिव हो जाएगा और बाहर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो डीपोलराइज्ड हुआ था वो अगेन क्या हो गया, रीपोलराइज्ड कंडीशन हो गई। पहले तो नॉर्मल पोलराइज कंडीशन है जो रेस्टिंग स्टेट में है। रेस्टिंग स्टेट किसको कहते हैं, जब कोई भी इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, कोई भी इम्पल्स कोई भी सिग्नल ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट में पोलराइजेशन वाली कंडीशन है। जैसे ही सिग्नल्स आता है डेंड्राइट उसको रिसीव करता है, सेल बॉडी को देता है, सेल बॉडी एक्सॉन की तरफ ट्रांसफर करता है, तो जो पोलराइज कंडीशन है वो डीपोलराइज हो जाती है। और जैसे ही सिग्नल आगे बढ़ेगा यहाँ पे जहाँ पे डीपोलराइजेशन हुआ था वहां पे अगेन रीपोलराइजेशन हो जाएगा। और ऐसे ही सेगमेंट वाइज होते होते ये होगा, फिर जैसे सिग्नल आगे गया यहाँ पे डीपोलराइजेशन होगा, फिर रीपोलराइजेशन होगा, ऐसे ही करके सिग्नल जो होगा वो आपका पूरा एक्सॉन टर्मिनल तक जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होंगे वहां तक चला जाता है। तो एक वेव के फॉर्म में जा रहा है, इलेक्ट्रिकल वेव्स के फॉर्म में जा रहा है, जो डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन अलोंग द नर्व फाइबर, पूरे नर्व फाइबर पे जितना दूर तक नर्व फाइबर है आपका, पूरे नर्व फाइबर पे डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन होते होते जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट हो रहा है। या अगर दूसरी बात करें तो है क्या, नर्व इम्पल्स इज द सम ऑफ केमिकल एंड फिजिकल इवेंट्स। केमिकल और फिजिकल इवेंट्स जो भी मतलब जितने सारे इवेंट्स हो रहे हैं इसके अंदर, आइदर केमिकल हो फिजिकल हो, वो सारे का सम होता है in the propagation of waves of physiological activity along the nerve fibers। nerve fibers से जो impulse का transmission हो रहा है इसी को हम nerve impulse कहते हैं। होप आपको आइडिया लग गया होगा कि nerve impulse क्या होता है। अब देखिए जो नर्व इम्पल्स है, द प्रोसेस ऑफ नर्व ट्रांसमिशन कंसिस्ट ऑफ टू सब इवेंट्स। जो नर्व इम्पल्स है, जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है ये दो इवेंट्स में होगा। पहला जो होगा वो एक्सोनल कंडीशन होगा, मतलब एक्सॉन से जो कंडक्शन होगा उसको हम कहते हैं एक्सोनल कंडक्शन। हमने कहा कि नर्व इम्पल्स मतलब एक न्यूरॉन से जो इम्पल्स का ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रिकल वेव्स के फॉर्म में, जो भी फिजियोलॉजिकल केमिकल एक्टिविटीज है उनका जो सम है उनके पूरे सम को लेकर के एक सिग्नल का ट्रांसफर होना, एक सिग्नल का ट्रांसमिशन होना ही क्या कहला रहा है, नर्व इम्पल्स कहला रहा है। लेकिन ये नर्व इम्पल्स जो है आप सिंपल तरीके से इस तरीके से समझ सकते हो कि दो पार्ट्स में होते हैं। कैसे दो पार्ट्स में होते हैं, पहला जो होगा एक्सोनल कंडक्शन, मतलब एक्सॉन से ट्रांसफर होगा। दूसरा जो होगा साइनोप्टिक कंडक्शन, मतलब थ्रू साइनेप्सिस, साइनेप्सिस से जो होता है। एक्सोनल कंडक्शन एक्सॉन से लेकर के एक्सॉन टर्मिनल तक चला जा रहा है। अब एक्सॉन टर्मिनल में क्या हो रहा है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होंगे, वो न्यूरोट्रांसमीटर उन सिग्नल्स को लेंगे, फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर उस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक उस सिग्नल्स को पहुंचाएंगे, मतलब साइनेप्सिस को क्रॉस करके साइनेप्सिस में रिलीज करेंगे। साइनेप्सिस क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच की जो जगह होती है वो हो गया। तो दो प्रोसेस में हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि अब आप समझो देखिए ये एक न्यूरॉन हो गया आपका। अब इस एक न्यूरॉन के एक्सॉन से होता हुआ सिग्नल जा रहा है, फिर ये एक्सोनल टर्मिनल तक पहुंच गया। अब इस एक्सोनल टर्मिनल सिनेप्टिक नॉब्स प्रेजेंट होते हैं। इस नॉब्स के अंदर एक वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर होता है
और उस वेसाइकल में क्या प्रेजेंट होता है, उस वेसाइकल में न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सिग्नल इधर से आ रहा है वो ये न्यूरोट्रांसमीटर ले लेगा। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, इस सिग्नल्स को इस साइनेप्टिक नॉब से बाहर इस साइनेप्सिस में रिलीज कर देगा। जैसे ही ये सिग्नल्स इस साइनेप्सिस में रिलीज हो रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा, जो दूसरा न्यूरॉन उसके बाद प्रेजेंट है उसका जो डेंड्राइट्स है वो फटाक से उस सिग्नल को कैच कर लेगा और फिर अगेन वही सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। फिर ये भी यहाँ पे रिलीज करेगा और जैसे ही ये यहाँ पे रिलीज करेगा इसके बाद भी जो न्यूरॉन प्रेजेंट है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब क्या हो रहा है, इतने दूर तो जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रेवल हो रहा है, वो इलेक्ट्रिकल वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है, ये जो इतनी प्रोसेस हो रही है ये केमिकल फॉर्म में होता है। इसीलिए कहा ना, केमिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों का सम, या केमिकल या फिजियोलॉजिकल जो है दोनों का सम, तो ये पूरी प्रोसेस तो जो है वो नर्व इम्पल्स के अंडर में आएगा ना, इसीलिए पूरी का सम को कह दिया गया कि वो नर्व इम्पल्स है। अब हो कैसे रहा है, दो पार्ट में हो रहा है, हमने भी देखा। एक तो यहाँ से यहाँ वाला जो ट्रांसफर हो रहा है एक पार्ट में आ जा रहा है, दूसरा जो है यहाँ से यहाँ तक वाला जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या हो रहा है, दूसरा पार्ट हो जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ वाला जो ट्रांसफर है वो एक्सोन से हो रहा है, तो उसको हम कह देते हैं एक्सोनल कंडक्शन, और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं साइनोप्टिक कंडक्शन, मतलब साइनेप्सिस से हो रहा है इसलिए उसको हम कह रहे हैं साइनोप्टिक कंडक्शन। ठीक, तो एक्सोन जो इम्पल्स है वो कैसे ट्रेवल होगी हमने देखा, और दो पार्ट्स में ट्रेवल होंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे किससे, एक्सोनल कंडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे कि एक्सोन से नर्व इम्पल्स कैसे ट्रेवल करती हैं। एक्सोनल कंडक्शन, एक्सोनल कंडक्शन से अभी तक आपको आइडिया तो लग ही गया है कि हाँ, एक्सोन से जब इम्पल्स जो है ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम एक्सोनल कंडक्शन कह रहे हैं। क्या है, इट रेफर्स टू द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स अकर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज और पोटेंशियल अलोंग द न्यूरॉन, मतलब न्यूरॉन के कौन सा पार्ट, एक्सोन। क्या हो रहा है कि कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। मैंने बताया ना कि आपका जो होता है, जो एक्सोनल कंडक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, यहाँ से जो यहाँ तक का कंडक्शन हो रहा है ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में यहाँ पे इम्पल्स जो होते हैं वो ट्रेवल करते हैं। वही चीज यहाँ पे भी लिखी है कि इट रेफर्स टू द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स अकर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में हो रहा है, और पोटेंशियल अलोंग द न्यूरॉन एक्सोन, मतलब एक्सोन अलोंग द एक्सोन इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में जो हो रहा है वो ट्रांसफर हो रहा है। अब इसको पढ़ने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम कहते हैं कि उसकी पोटेंशियल डेवलप रहता है, पोलर कंडीशन में रहता है। मतलब मेम्ब्रेन जो होता है वो इंटरनली निगेटिव चार्ज होता है और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जनरेट कैसे होते हैं और ये कब की कंडीशन है। जो बात हम कर रहे हैं कि पोलराइजेशन कंडीशन होती है, ये पोलराइजेशन कंडीशन है कब की, अब मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, दो चीजें होंगी, एक तो क्या होगा कि नर्व शांति से पड़ा हुआ है, या हम अगर अपनी ही एग्जांपल ले तो जब तक हम कोई काम नहीं रहता है, हमें जब तक हमें कोई काम नहीं करना होता तब तक हम रेस्ट मोड में रहते हैं, मतलब आराम कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। सेम वही हमारे न्यूरॉन्स के साथ भी हो रहा है। जब तक सिग्नल नहीं आया है, अगर वो कोई सिग्नल का ट्रांसमिशन नहीं कर रहा है, कोई सिग्नल उससे ट्रेवल नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि जो हमारा न्यूरॉन है वो किस कंडीशन में है, वो रेस्टिंग स्टेट में है। ठीक है, आराम की स्थिति में है। तो हम सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में ही समझेंगे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, क्यों इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह रहे हैं। ठीक, तो रेस्टिंग कहने का मतलब यही है कि वो जो न्यूरॉन है हमारा
वो अभी रेस्ट स्टेज में है। रेस्ट स्टेज कहने का मतलब क्या है कि अभी कोई भी इम्पल्स का ट्रांसमिशन वो नहीं कर रहा है, वो शांति से पड़ा हुआ है। ठीक, in their resting or steady state the membrane have positive charge on the outer surface and negative charge on the inner surface। अब हमने कहा कि वो कोई काम नहीं कर रहा है, वो रेस्ट कंडीशन में पड़ा हुआ है। तो रेस्ट कंडीशन में पड़ा रहने का मतलब क्या है कि जब हमारा जो न्यूरॉन है वो रेस्ट कंडीशन में होता है तो उस न्यूरॉन के बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर की तरफ क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। मतलब मेम्ब्रेन इंटरनली निगेटिवली चार्ज होता है एंड एक्सटर्नली पॉजिटिवली चार्ज होता है। This state of charge distribution is called as पोलराइजेशन। और ये जो स्टेट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कि मतलब बाहर की तरफ पॉजिटिव है, अंदर की तरफ निगेटिव है, कोई काम नहीं कर रहा है, रेस्टिंग स्टेट में है और रेस्टिंग से उसकी कंडीशन ये है, इस स्टेज को ही हम पोलराइजेशन, मतलब दो पोल्स का डेवलपमेंट हो जा रहा है ना, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव। पोलराइजेशन हम किसको कहते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स को हम पोलर कब कहते हैं, जब उसमें दो पोल्स डेवलप हो जाएं, दो पोल्स डेवलप हो जाएं। तो इसमें भी तो डेवलप, एक पोल पॉजिटिव वाला एक पोल निगेटिव वाला, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। यहां से देखिए, अगर आप एमसीक्यू पे ध्यान देते हो तो यहां से दो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है कि पोलराइजेशन स्टेट जो मेम्ब्रेन होता है वो पोलराइजेशन कंडीशन में कब होता है। तो आपका आंसर होगा कि जब वो रेस्टिंग स्टेट में होता है तो उसको पोलराइजेशन। या दूसरा होता है पोलराइजेशन का मतलब आप क्या समझते हो, क्यों पोलराइजेशन कह रहे हो, तो आप उस टाइम ये भी कह सकते हो क्योंकि रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, मेम्ब्रेन इंटरनली निगेटिवली चार्ज होता है एंड एक्सटर्नली बाहर की तरफ जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसी को हम पोलराइजेशन कंडीशन कह रहे हैं। और ये पोलराइजेशन कंडीशन डेवलप कब होती है, ये डेवलप होती है कब, रेस्टिंग स्टेट में। ठीक, this polarization generates the potential gradient across the membrane is known as resting membrane potential। और इस पोलराइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जा रहा है। ग्रेडियंट मतलब हम क्या कहते हैं, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होती है, और यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है भाई, बाहर की तरफ पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, अंदर की तरफ निगेटिव बहुत ज्यादा है। तो हम हमेशा जानते हैं ना कि चार्ज हो या कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, कोई भी हो, वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना चाहते हैं। और जब ऐसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है और ये ग्रेडियंट जो डेवलप हुआ है वो रेस्टिंग स्टेज में डेवलप हुआ है, इसीलिए इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अभी आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब समझ में आ गया होगा। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, जब न्यूरॉन जो हमारा रेस्ट स्टेट में होता है। रेस्ट स्टेट का मतलब क्या है कि अभी वो किसी भी सिग्नल का ट्रांसमिशन नहीं कर रहा है, उस स्टेट में ग्रेडियंट डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है, मेम्ब्रेन बाहर की तरफ बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होते हैं, अंदर की तरफ बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसी को पोलराइजेशन कंडीशन भी कहते हैं। और मेम्ब्रेन पे पोलराइजेशन है, रेस्टिंग स्टेट में है, इसलिए इसको हम कह देते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक, देखिए अब इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात हो रही थी, ये हमारा हो जाएगा मेम्ब्रेन, ये जो बीच में है हमारा, ये हमारा हो गया है मेम्ब्रेन। अब इसके इस साइड यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये हमारा है ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये है ICF, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। वो बाहर इधर जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब मेम्ब्रेन के बाहर की कंडीशन है, और यहाँ पे जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर की कंडीशन है। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि बाहर की तरफ क्या है, सोडियम आयन ज्यादा प्रेजेंट है।
सोडियम आयन बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, अंदर की तरफ पोटेशियम प्रेजेंट है लेकिन कम प्रेजेंट है। एक तो ये रीजन हो जाता है कि अंदर की तरफ पोटेशियम कम है, बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा है, तो बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, अंदर कम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अंदर कम पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या, अंदर नेगेटिवली हो जाएगा, बाहर पॉजिटिवली हो जाएगा। इसके और 2-3 रीजन हैं। एक सोडियम पोटेशियम पंप वाला रीजन आएगा, एक पोटेशियम लीक चैनल वाला रीजन आएगा, और भी जो मॉलिक्यूल्स या आयंस प्रेजेंट हैं उनकी वजह से भी होता है। यहाँ पे इस डायग्राम में मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि मेम्ब्रेन जो है बाहर की तरफ देखिए, ECF एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पॉजिटिव चार्ज कम है। और अगर आप मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे इलेक्ट्रोड्स लगा रहे हो, इलेक्ट्रोड्स लगा के मेजर करोगे तो एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी वो आती है -70 मिली वोल्ट। जो हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेजर करते हैं वो मिली वोल्ट में मेजर कर रहे हैं, और जो वैल्यू आती है रेस्टिंग स्टेट में वो होती है -70 मिली वोल्ट। अब हम देखेंगे कि इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का ओरिजिन हो कैसे रहा, कैसे ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो बन रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या है, एज सोन इन फिगर, अप्लाइंग इलेक्ट्रोड ऑन आइदर साइड ऑफ मेम्ब्रेन वी कैन मेजर द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जैसा कि मैंने आपको दिखाया ही है अभी पहले वाले डायग्राम में कि अगर आप दोनों साइड इलेक्ट्रोड लगाते हो, इलेक्ट्रोड लगा करके अगर आप मेजर करते हो तो मेजर करने से आपको पता चल जाएगा कि एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है -70 मिली वोल्ट की। The negative sign just prefer that membrane is internally negative charge। यहाँ पे -70 मिली वोल्ट है। जो निगेटिव साइन है यहाँ पे, वो निगेटिव साइन सिर्फ हमें यही डिनोट करता है, यही दिखाता है कि जो मेम्ब्रेन है वो इंटरनली कैसा है, निगेटिवली चार्ज है। मेम्ब्रेन हमारा इंटरनली निगेटिवली चार्ज है, बस ये वही शो करता है निगेटिव साइन। ओके, अब आ जाता है ओरिजिन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का ओरिजिन जो है वो क्या है। ठीक, फॉर ओरिजिन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरली 3 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। 3 फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ओरिजिन के लिए। कौन कौन से 3 फैक्टर हैं। फर्स्ट, ट्रांस मेम्ब्रेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो अभी हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात कर रहे थे कि बाहर ज़्यादा सोडियम है, अंदर कम पोटेशियम है, या और भी जो होंगे प्रोटीन्स होंगे, कार्बोनेट आयंस होंगे, वो सारे उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके बेसिस पे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनके बेसिस पे हम देखेंगे कि कैसे मेम्ब्रेन जो है वो बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ निगेटिव है। दूसरा फैक्टर क्या रहेगा, सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव होता है परमेबिलिटी के लिए। हम सबको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेल का, वो सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल होता है, हर चीज को अलाउ नहीं करता है। वो डिसाइड करता है कि किसको हम कितना अमाउंट में अलाउ करेंगे अंदर बाहर होने के लिए। तो एक रीजन वो हो जाएगा कि मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिव परमिएबल नेचर का है। दूसरा होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन, मतलब सोडियम पोटेशियम पंप की बात हो जाएगी। ये 3 फैक्टर्स हैं, इन 3 फैक्टर की वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का ओरिजिन हो रहा है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली कंडीशन बन रही है। ठीक, अब सबको हम एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक डायग्राम है। ठीक, इस डायग्राम में आप देखो, ये जो आपको सर्कल, ये जो लाइन दिख रही है ये वाली, ये क्या होगी, ये मेम्ब्रेन होगा हमारा। ठीक, बाहर की तरफ आपको दिख रहा है कि हाँ पॉजिटिव 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 है, अंदर की तरफ आपको दिख रहा होगा कि निगेटिव 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 है। अब देखिए क्या हो रहा है, अब हमें बात ये करना है
कि ये हो गया हमारा ECF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और अंदर जो है वो ICF है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब आप देखो, पहले हम बाहर की बात कर लेते हैं। बाहर में क्या है, Na+ का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब सोडियम ज्यादा अमाउंट में है। Cl का कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्लोराइड आयन का। PO4 फॉस्फेट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, HCO3- का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये बाहर की कंडीशन हो गई। अब अंदर की कंडीशन देखो, पोटेशियम ज्यादा है, PO4- यहाँ पे भी ज्यादा है, प्रोटीन भी यहाँ पे ज्यादा है। तो इन लोग के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पे अंदर जो है वो निगेटिव हो जा रहा है और बाहर जो है पॉजिटिव हो जा रहा है। और सबसे बड़ी बात एक और, इसके मेम्ब्रेन में पोटेशियम लीक चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। लीक का मतलब आप लोग क्या समझते हो? लीक का मतलब हम समझते हैं, कभी हम कहते हैं कि यार हमारे घर का जो टैप है वो लीक कर रहा है, मतलब उसमें से हल्का, हम उसको भले बंद कर देते हैं लेकिन फिर भी क्या होता है, हल्का 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 पानी टपकता रहता है। सेम वैसा ही कंडीशन कुछ यहाँ पे भी हो रहा। पोटेशियम लीक चैनल का मतलब है कि हमेशा कुछ अमाउंट में पोटेशियम जो है वो निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। यहाँ पे पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, हमको पता है मूवमेंट जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो पोटेशियम लीक चैनल प्रेजेंट होने की वजह से जो अंदर का पोटेशियम है वो बाहर जाता जा रहा है। हाँ, भले थोड़े कम अमाउंट में जा रहा है, क्योंकि लीकेज जब लीक होता है टैप हमारा तो बहुत ज्यादा पानी तो नहीं निकलता, लेकिन थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे पोटेशियम लीक चैनल के प्रेजेंट होने की वजह से अंदर जो पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो अंदर से पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ लीक होता रह रहा है। एक ही पॉजिटिव चार्ज वाला था, वो भी लीक होकर के बाहर ही जाता रह रहा है। अब यहाँ पे पहले से ही सोडियम हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, वो भी पॉजिटिव चार्ज वाला है। उसके बाद पोटेशियम भी चला जा रहा है, ये भी पॉजिटिव चार्ज वाला है, और यहाँ पे इसलिए बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है और अंदर जो है निगेटिव चार्ज ज्यादा हो जा रहा है। दूसरा आपको हमने कहा सोडियम पोटेशियम पंप। यहाँ पे आप देखिए कि मान लीजिए यहाँ पे एक सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट है। अब सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट है तो क्या हो रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप में 2 पोटेशियम अगर अंदर जा रहा है तो अंदर से 3 पोटेशियम बाहर आ रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मैम हमने तो अभी ये कहा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीजें जाती हैं, तो वो अपने आप से जाती हैं। लेकिन अगर हम उसका उल्टा कराते हैं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ अगर चीजें मूव कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क कर रहे हैं। अब आप सोचो कि जब हमें बहुत तेज से भूख लगी होती है, जब हमें बहुत तेज से भूख लगी होती है तो हमें किसी की जरूरत नहीं होती है, हम नहीं वेट करते कि हाँ मम्मी बोले खाना खाने को, पापा बोले खाना खाने को, भैया दीदी कोई भी बोले, कोई मतलब नहीं होता, हम फटाक से खाना लेते और खाना शुरू कर देते अपने आप। वही जब हमें भूख नहीं लगी होती है, हमारे मनपसंद का खाना नहीं होता है, तो हमें जबरदस्ती किया जाता है। अब हमें जबरदस्ती किया जाता है तो मम्मी को कभी कभी गुस्सा भी होना पड़ता है, तो उसमें भी तो एनर्जी लगा रही है, उनको चिल्लाना पड़ता है खा लो खा लो खा लो, तो उसमें एनर्जी लगती है। सेम वही काम यहाँ पे भी हो रहा है कि हमने कहा है कि बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन कम है। लेकिन हो क्या रहा है, अंदर से सोडियम बाहर आ रहा है, और कितने बाहर आ रहे हैं, 3 सोडियम अंदर से बाहर आ रहे हैं। तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम हो रहा है, तो यहाँ पे एटीपी जो है एटीपी रिक्वायर्ड होगा। और क्या हो रहा है, 2 पोटेशियम अंदर जा रहा है। सोचो 3 सोडियम अंदर से बाहर आ रहा है और 2 पोटेशियम जो है वो बाहर से अंदर जा रहा है, तो ये एक तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन हो रहा है, ये हमें समझ में आ गया। इसके लिए हम यहाँ पे एटीपी का यूज कर रहे हैं, ये भी समझ में आ गया। दूसरी चीज ध्यान देने वाली बात ये है नंबरिंग इसकी, कि सोडियम कितना जा रहा है, 3 मतलब, और पोटेशियम कितना जा रहा है, 2 पोटेशियम अंदर जा रहा है सोडियम, तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किधर हो रहा है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज तो बाहर ही आ रहा है, तो बाहर इसीलिए पॉजिटिव हो जाता है और अंदर इसीलिए निगेटिव हो जाता है। ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का डेवलपमेंट होता
है। ठीक, आप देखिए जब हम पहले वाली की बात करेंगे, ट्रांसमेम्ब्रेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्या हो रहा है? As seen in figure, the electrolyte concentration is not same in two compartment ECF and ICF. अभी हमने फिगर में देखा कि जो इलेक्ट्रोलाइट का डिस्ट्रीब्यूशन था वो दोनों कंपार्टमेंट में बराबर नहीं था, कहीं ज्यादा, कहीं कुछ और ज्यादा था, कहीं कुछ और ज्यादा था। ICF ECF मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो दोनों कंपार्टमेंट था उसमें चीजें बराबर नहीं थी, विच इज सेपरेटेड बाय अ मेम्ब्रेन। और दोनों जो है ICF और ECF कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? एक मेम्ब्रेन से सेपरेट हो रहे हैं, तो कहा जा रहा है इस मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो ICF होगा, इस मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो ECF होगा। द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस, chloride ions and carbonate ions are greater in ECF as compared to ICF. ECF में सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, कार्बोनेट आयन ज्यादा है as compared to ICF। मतलब ICF के तुलना में अगर देखा जाए तो बाहर की तरफ ECF में सोडियम भी ज्यादा है, क्लोराइड भी ज्यादा है और कार्बोनेट आयन भी ज्यादा है। वहीं अगर ECF की ICF की बात की जाए तो ICF में क्या हो जा रहा है? पोटेशियम आयन ज्यादा होता है, फॉस्फेट ज्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन, फॉस्फेट आयन एंड प्रोटीन इज ग्रेटर। और ICF में देखा जाए तो फॉस्फेट आयन, पोटेशियम आयन और प्रोटीन जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एज कंपेयर टू ECF। इसकी वजह से क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जा रहा है। दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज ट्रांसमेम्ब्रेन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो जा रहा है। द ग्रेडियंट फॉर सोडियम आयन इज मच ग्रेटर देन द पोटेशियम आयन। सोडियम आयन का ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है पोटेशियम आयन के कंपैरिजन में, hence contributing the positive charge on the outer surface। और इसी वजह से बाहर क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज। आप यहाँ पे देख सकते हो Na+ is greater than the K+ and K+। ठीक है, मतलब Na+ का जो ग्रेडियंट है वो पोटेशियम से ज्यादा है, इसीलिए बाहर की तरफ क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है और अंदर की तरफ क्या हो रहा है? वो निगेटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है। दूसरा हमने कहा था, दूसरा फैक्टर क्या होगा? सेलेक्टिव परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमिबिलिटी होगी। अब क्या हो रहा है? रेस्टिंग स्टेट में क्या है? मेम्ब्रेन जो है इज हाईली परमिएबल फॉर पोटेशियम आयन। जब रेस्ट स्टेट है, जब कोई सिग्नल का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, उस स्टेट में क्या हो रहा है? मेम्ब्रेन जो है वो हाईली परमिएबल है पोटेशियम आयन के लिए, लेकिन लेस परमिएबल है सोडियम आयन के लिए। ये बात आपको एकदम याद रख लेनी है कि जब रेस्टिंग कंडीशन हो रही है, जब रेस्टिंग कंडीशन रह रही है, तो मेम्ब्रेन जो है वो पोटेशियम के लिए हाईली परमिएबल है और सोडियम के लिए लेस परमिएबल है। The selective permeability is due to the presence of active K+ ion channel। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि रेस्टिंग स्टेट में पोटेशियम आयन चैनल जो हैं वो एक्टिव रहते हैं। एक्टिव मतलब वो काम करते रह रहे हैं। कब? रेस्टिंग स्टेट में। हमने कहा कि रेस्टिंग स्टेट में जो पोटेशियम आयन की परमिबिलिटी है वो सोडियम आयन के कंपैरिजन में ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि रेस्टिंग स्टेट में जो पोटेशियम आयन चैनल है वो ज्यादा वर्क कर रहे हैं, वो ज्यादा एक्टिव हैं। एट दिस टाइम सोडियम आयन चैनल्स आर गेटेड। और उस टाइम में सोडियम आयन का जो चैनल है वो बंद है। वो क्या हो रहा है? बंद है। अब आप सोचो, बाहर सोडियम आयन है, बाहर Na+ है, अंदर K+ है। अब अंदर एक ही प्लस था, बाकी प्रोटीन Pr भी निगेटिव था क्योंकि अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद फॉस्फेट भी निगेटिव था, प्लस वाला एक ही था। अब वो प्लस वाला भी घर छोड़ के जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसका चैनल खुला हुआ है, उसका गेट खुला हुआ है, तो वो बाहर चला जा रहा है। वैसे ही कम था, अब जो है वो भी जा रहा है, तो क्या अंदर निगेटिव चार्ज नहीं डेवलप होगा? अंदर का जो मेम्ब्रेन होगा वो तो निगेटिव ही हो जाएगा ना। तो
वही काम हो रहा है और बाहर से कोई पॉजिटिव अंदर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है भाई? क्योंकि सोडियम आयन के लिए वो चैनल जो है अभी वो गेटेड है। पोटेशियम आयन का खुला है तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम करेगा। अंदर ज्यादा है बाहर कम है तो अंदर से बाहर की तरफ ही मूवमेंट करेगा। The leaking of potassium ion from ICF to ECF causes electropositive on the outer surface and electronegative on the inner surface। जो सेम चीज अभी मैंने कहा, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है और बाहर की तरफ क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है। Now the third factor is एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन। अब इसको देखना है हमको कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन क्या है। बिकॉज ऑफ लीकिंग ऑफ पोटेशियम आयन अ टाइम विल कम व्हेन K+ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रीचेस द इक्विलिब्रियम। अब आप सोचो कि मान लो कि ये मेम्ब्रेन है और हम कह रहे हैं यहाँ पे पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे पोटेशियम का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहाँ से पोटेशियम बाहर जा रहा है। एक टाइम आएगा जब यहाँ का पोटेशियम और यहाँ का पोटेशियम दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन हो जाएगी। वही काम यहाँ पे कह रहा है कि जो पोटेशियम का लीकिंग चैनल प्रेजेंट है, उस लीकिंग चैनल की वजह से एक टाइम आएगा कि जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन हो जाएगी। ठीक, एक टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपकी मेंटेन हो जाएगी। But we know that concentration gradient as important for life activities, so all cell membrane of the body have powerful sodium potassium pump। लेकिन हमको ये भी पता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है, कोई काम नहीं होता है। अब आप सोचो कि ऐसे तो हमको पता है कि हाँ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है या लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, न बाहर से अंदर मूव करेगा न अंदर से बाहर मूव करेगा। और जब भी हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ की कोई भी एक्टिविटी हो, उसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन इंपॉर्टेंट नहीं होती। इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएंगी तो कोई एक्टिविटी होगी ही नहीं। इसलिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ग्रेडियंट डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेडियंट डिफरेंस बनाना ही पड़ता है। ग्रेडियंट डिफरेंस होता है तभी क्या होता है, काम होता है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि बट वो वी नो दैट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ एक्टिविटी। लाइफ एक्टिविटी होने के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें नहीं चाहिए। सो ऑल सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी हैव पावरफुल सोडियम पोटेशियम पंप। और इसीलिए बॉडी के पास क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप, एंड दिस कंटिन्यूअसली फॉर्म सोडियम टू द आउटर साइड ऑफ द फाइबर्स एंड पोटेशियम टू द इनर साइड ऑफ द फाइबर। और ये हमेशा क्या करता है, सोडियम को बाहर की तरफ भेजता है और पोटेशियम को अंदर की तरफ भेजता है। उस डायग्राम में हमने देखा था ना, 3 सोडियम बाहर की तरफ भेजे जा रहे थे और 2 पोटेशियम अंदर की तरफ भेजे जा रहे थे। ये जो आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये सोडियम पोटेशियम पंप का ही डायग्राम है। और इस डायग्राम में आप देखो, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, मतलब बाहर की तरफ, और ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ठीक, अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो इसमें क्या करना है, पोटेशियम को अंदर देना है, सोडियम को बाहर भेजना है। ठीक, यहाँ से सोडियम जो हो रहे हैं वो जा रहे हैं और देखिए ये चैनल खुल रहा है और वो बाहर की तरफ चल जा रहे हैं। 3 सोडियम आए, एक बार में आ गए। ये आपका पोटेशियम है, ये पोटेशियम चैनल पे आ रहा है, ये चैनल का गेट जो है वो खुलेगा और 2 पोटेशियम जो है वो अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन न हो, इसके लिए क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क कर रहा है। कैसे, क्योंकि हमको पता है बाहर की तरफ सोडियम पहले से ज्यादा है, लेकिन ये बाहर ही भेज रहा है, तो इसीलिए इसको किसकी जरूरत पड़ रही है, इसको एटीपी की जरूरत पड़ रही है। और अंदर की तरफ पोटेशियम ऑलरेडी ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये अंदर की तरफ ही भेज रहा है, इसलिए इन लोगों को किसकी जरूरत पड़ रही है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वहां पे बन रहा है। तो
तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि वो ट्रांसफर हो रहा है और इक्विलिब्रियम की कंडीशन को वो हटाया जा रहा है। दिस इज एन इलेक्ट्रोजेनिक पंप बिकॉज मोर पॉजिटिव चार्ज आर पंप टू आउटसाइड देन द इनसाइड। एक इलेक्ट्रोजेनिक पंप है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जो हो रहे हैं बाहर की तरफ पंप किए जा रहे हैं इन कंपैरिजन टू इनसाइड। हमने देखा 3 सोडियम बाहर की तरफ हो रहे हैं बल्कि 2 पोटेशियम जो है वो अंदर की तरफ हो रहे हैं। अब इससे क्या हो जा रहा है, इससे क्या होगा, अंदर की तरफ निगेटिव डेवलप हो जाएगा और बाहर की तरफ पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। दिस इज एन इलेक्ट्रोजेनिक पंप बिकॉज मोर पॉजिटिव चार्ज आर पंप टू आउटसाइड देन टू द इनसाइड, लिविंग अ नेट डेफिशिएंट ऑफ पॉजिटिव आयंस on the inside as causing the negative charge inside। और इसी तरीके से मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ निगेटिव हो जा रही है और बाहर की तरफ पॉजिटिव हो जा रही है। ना आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो हमने बात की कि एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उस टाइम अगर उसके हम पोटेंशियल को मेजर करते हैं तो -70 मिलीवोल्ट आता है और वो -70 मिलीवोल्ट जो है वो क्यों माइनस में लिखा हुआ है, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो इंटरनली नेगेटिवली चार्ज है। इंटरनली नेगेटिवली चार्ज कैसे हो रही है उसके लिए 3 फैक्टर्स था, वो तीनों फैक्टर्स को हमने डिटेल में देख लिया और समझ भी लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सोन कंडक्शन मतलब एक्शन पोटेंशियल के बारे में। एक्शन पोटेंशियल कैसे हो रहा है, कैसे डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन हो रहा है और कैसे इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।